स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। स्क्रीन विजिबल है मेरा? स्क्रीन वॉइस सब क्लियर है? किसी में कोई दिक्कत? नहीं, स्क्रीन थोड़ा ब्लैक ब्लैक है। ब्लैक ब्लैक है? अच्छा एक हम्म। सेकेंड वेट। अब ठीक है? हाँ। तो देखिए, आप लोगों को पढ़ना है कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ता है? आप बाकी सारा कंपाउंड्स को तो अलग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? जितना भी अब कंपाउंड्स हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सबको तो आप अलग से पढ़ते नहीं है। बट कार्बन और उसके कंपाउंड्स को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा, उसके लिए अलग से एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्यों बना? ठीक है, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना हुआ है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक में बाकी सारे आ जाते हैं एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज हो गया, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, बाकी मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ उनका रिएक्शन कैसे होता है, किस तरह का वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे चीज को लेकर हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं बाकी एलिमेंट्स का। बट कार्बन कंपाउंड्स को अलग से पढ़ना क्यों पड़ता है? इसका जो कंपाउंड्स होता है उसके बारे में हम अलग से डिटेल्स में क्यों पढ़ते हैं? एक ब्रांच हमको क्यों बनाना पड़ेगा अलग से कि वो किस तरह का बॉन्डिंग करता है, वो किस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके आसपास इनऑर्गेनिक चीज कितना है? अगर हम आपको पूछें आपके आसपास इनऑर्गेनिक चीजें कितनी है, ठीक है, तो आप नाम बताइए तो हमको जरा, आपके आसपास इनऑर्गेनिक चीजें कितनी है? इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक चीजें आपके आसपास जो भी नजर आ रही है, इनऑर्गेनिक चीजें कितनी है? टेबल। नहीं, चेयर। चेयर में जो पीवीसी प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ओके। और पीवीसी पाइप। हाँ, पीवीसी हो गया, वो इनऑर्गेनिक हो गया। जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक हो गया, वाटर का H2O वो इनऑर्गेनिक हो गया आपका। बाकी अलग अलग जितने भी आप केमिकल्स देखते हैं, ठीक है, सॉल्ट हो गया वो इनऑर्गेनिक हो गया आपका, ठीक है, क्लोरोफोम हो गया ये इनऑर्गेनिक हो गया। ये सब सारे जो जैसे जितना आप मेटल्स देखते हैं, जितने स्टील्स वगैरह देखते हैं, मेटल्स देखते हैं, एलॉयज देखते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मेटल कंपाउंड्स हो गए। इनका एक अलग कैटेगरी है, इनके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में। बट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बोले कि आसपास चारों तरफ नजर डालिए और हमको बताइए कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने दिख रहे हैं, तो आप बता पाइएगा? पता। नहीं पता आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने दिख रहे हैं? आप जो फ्रूट खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, वो ऑर्गेनिक है आपका। आप जिस पेपर में लिखते हैं वो ऑर्गेनिक है आपका। आपका जो स्किन है, आपका जो पूरा बॉडी है वो ऑर्गेनिक है आपका, ठीक है। ये सब सारे जो नेचर में जितने भी आप ये सब चीजें देखते हैं ना, जो वुड हो गया वो आपका ऑर्गेनिक है। नेचर का जितना भी चीजें है ना, बेसिकली मेन आपको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिखेगा, ठीक है। बहुत है, वास्ट है। कार्बन के बारे में अलग से इसलिए पढ़ना पड़ता है ना क्योंकि कार्बन का कंपाउंड्स बहुत वास्ट है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स का कंपाउंड। क्यों वास्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि कार्बन में ऐसे क्या प्रॉपर्टी है कि वो उसके इतने सारे कंपाउंड्स है कि हमको उसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ जाता है। ऐसा क्या खास बात है कार्बन में, बाकी में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है तो इस एक्सटेंट में क्यों नहीं हो पाता जिस एक्सटेंट में कार्बन में होता है, ठीक है। देखिए आपके आसपास इसलिए। जितने भी है, फूड्स हुए, क्लोथ्स हुए, मेडिसिन हुए, ठीक है, फूड्स हुए, क्लोथ्स हुए, मेडिसिन हुए, बुक्स हुए, और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन वर्सेटाइल कार्बन एलिमेंट्स। इसे जितने आसपास की चीजें देखते हैं ना, आपका क्लोथ से लेके, फूड से लेके, मेडिसिन से लेके, बुक से लेके, टेबल से लेके, मतलब जितने आप फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड से, ठीक है। आप जितने भी मतलब जो एसिड्स वाला चीज कहते हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक एसिड्स,
आप कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब जो चीज़ होता है, ठीक है, जितने आपका लेमन्स वगैरह में, लेमन्स में तो दूसरा एसिड होता है, ये सब सारे क्या है आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन अलग से पढ़ने की जरूरत हमको इसीलिए पढ़ना क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो बहुत वास्ट है, ठीक है। जबकि जबकि अगर बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सिर्फ कार्बन का जो कंट्रीब्यूशन है ना, अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड पेट्रोलियम, और एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सिर्फ इतना परसेंट कार्बन है। अर्थ के क्रस्ट में 0.02% है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह जानते हैं जो मार्बल्स वगैरह होता है, ठीक है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहता है, आपके कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब सारे अर्थ के क्रस्ट में रहते हैं, बट ओनली इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.02% कार्बन, ठीक है। बाकी जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे वो भी कितना मिलेगा 0.03%, इतना कम आपको कार्बन मिलेगा। इतना कम अमाउंट में कार्बन होने के बावजूद भी ना इसका जो कंपाउंड है इतने वास्ट है, ठीक है, कि आपको उसके लिए अलग से स्टडी करना पड़ जाता है कार्बन के कंपाउंड्स को, ठीक है। अब वास्ट होने का रीजन है, वास्ट होने का रीजन बताएंगे, जो बॉन्डिंग बता देंगे ना उसका, तो बॉन्डिंग के बाद एक प्रॉपर्टी आता है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है ना, कार्बन वास्ट अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक, उसमें ऐसा प्रॉपर्टी ही होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन के में बॉन्डिंग, ठीक है, किस तरह का बॉन्डिंग होता है कार्बन। तो अभी तक आप कितने तरह का बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में? अभी तक बॉन्डिंग वगैरह के बारे में पढ़े हैं? क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़े? मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब के बारे में नाम सुने हैं? हाँ। क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? बेसिकली अगर हम बोले तो एक केमिकल एलिमेंट हो गया, ठीक है, जो एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, उसको क्या जरूरत पड़ गया कि वो दूसरे एटम्स के साथ वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे, दूसरे एटम्स या खुद के दूसरे एटम्स, ठीक है, या तो वो अलग दूसरे एलिमेंट का एटम हो सकता है या तो खुद का ही दूसरा एटम हो सकता है, उसके साथ वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे। क्या जरूरत पड़ गया उसको बॉन्डिंग का फॉर्मेशन का? क्यों करता है? जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एटम, हाँ, क्यों करता है? स्टेबिलिटी की वजह से। क्यों करता है? स्टेबिलिटी की वजह से। और कैसा एलिमेंट्स आप नाम बता सकते हैं जो आपका नेचर में एज एन स्टेबल ही एग्जिस्ट करता है, उसको बॉन्डिंग का फॉर्म, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, वैसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? नोबल गैस। उसको कहते हैं नोबल एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? नोबल एलिमेंट्स। जैसे आपका आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया। नियॉन होता है क्या? हाँ होता है। तो ये सब क्या है? आपका नोबल एलिमेंट्स है, ठीक है। ये और कैसे पता करते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं? स्टेबल है या नहीं कोई कंपाउंड कैसे बोल सकते हैं? किसी कंपाउंड को आपको दे दिया गया, ठीक है, कंपाउंड नहीं, कोई एलिमेंट आपको दे दिया गया, ठीक है, एलिमेंट का आप देख कर कैसे बता सकते हो उस एलिमेंट को कि ये मेरा स्टेबल कंपाउंड है या नहीं? उसके वैलेंसी से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं ना, जब हमको पता रहता है ना कि ये जो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत आप डिटेल में पढ़े होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कि सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में आप पढ़े होंगे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहता है, अगर नहीं रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब क्या करता है उतना इलेक्ट्रॉन्स का मतलब को फिल करने के लिए, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बाकी का शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसके स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बाकी का जितना भी शेल हुआ, जैसे एल हुआ, एम हुआ, एन हुआ, सब में क्या होता है 8 शेल्स होना चाहिए। जब 8 शेल्स, अगर किसी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 8 शेल्स रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? वैसा मेरा एलिमेंट्स क्या है? आपका स्टेबल है, ठीक है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या था मेरा कि उसका जो आउटर शेल्स होता है ना, के शेल को छोड़ के आपका जो हीलियम होता है, हीलियम को क्यों स्टेबल बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक ही शेल होता है, ठीक है, के शेल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बाकी का जैसे कि हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन भी अनस्टेबल होता है क्योंकि उसका के शेल में क्या होता है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो भी क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
तो बात रहा सबसे पहला बात कि बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों एक एलिमेंट एक मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है वो क्यों जाता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो खुद का एटम्स हो या फिर दूसरे एलिमेंट का एटम्स हो। ठीक है, तो उसका पीछे का रीजन है स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। वो किसी भी तरह करके वो स्टेबल होना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हम और फर्दर फॉर्मेशन करें, फर्दर केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कोई नहीं चाहता है कि हम एनर्जी का ट्रांसफर करें, वो चाहता है एक जगह स्टेबल हो जाए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए, हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दें, उसके बाद शांति से एक जगह बैठे रहें। ठीक है, तो इसी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, तो अब ये बॉन्डिंग कितने तरह का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली 3 तरह का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। एक होता है आपका मेटेलिक बॉन्डिंग, एक होता है आपका आयनिक बॉन्डिंग, और एक क्या होता है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हम मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करें ना, तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो मेटल के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका एक डिफरेंट बॉन्डिंग होता है, उसमें एक कर्नेल्स होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, उनका एक अलग होता है। जो मेटल्स होते हैं ना उनका जैसे आप आयरन वगैरह देखते होंगे। ठीक है, जो आयरन होता है आपका और जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो होता है ना, एक अगर आप प्लेट्स अगर उसका देखें, एक अगर आप कॉपर का प्लेट देखें, उसका अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना कि उसके एटम्स किस तरह से आपस में बॉन्डेड है, तो आपको उसमें दिखेगा कि उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, जो मेटल एटम्स होते हैं, जैसे कि आयरन की बात करें तो उसमें Fe2+ या Fe3+ आपके हो सकते हैं। तो उसमें आपको मेटल पॉजिटिव कर्नल्स दिखेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो उस तरह का मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो सब आप डिटेल में पढ़े होंगे। अब पहले हमको यहाँ मेटेलिक बॉन्ड समझाना नहीं है, हमको यहाँ बॉन्डिंग समझाना है, कितने तरह का बॉन्ड्स होता है। अब बात करें आयनिक बॉन्ड्स का, तो आयनिक बॉन्ड्स बेसिकली कौन फॉर्मेशन करता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो मेटल फॉर्मेशन करते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपस में, आपस के एलिमेंट्स में। ठीक है, और अगर दूसरे नॉन मेटल्स के साथ अगर वो मेटल रिएक्ट करता है तो वो हो सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते या फिर आयनिक बॉन्ड बनाते। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड मेरा कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है मेरा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेरा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हम बात करें NaCl का, ठीक है, क्या बात करें हम NaCl का, तो सोडियम में आपको पता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है सोडियम में, 1 कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 होता है। सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 11 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 और 1। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 और 1। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 8 और 7। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा फैक्टर्स होता है। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है। हम आपको ना बॉन्डिंग समझाने जा रहे हैं, ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे, ना ही हम वो समझाएंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सब ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। आप लोगों को पढ़ना होगा, जो आप जो एक चैप्टर होगा ना आप लोगों को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ना आपको सारे मतलब उसमें ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं ना, उसमें ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं। पढ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? नहीं हुआ तो उसमें जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स बांटा हुआ रहता है। और जो ग्रुप्स और पीरियड्स किस बेसिस पे बांटा हुआ रहता है, तो वो क्या होता है, जो नेचर है उसका। ठीक है, जो केमिकल नेचर है एलिमेंट्स का, ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल नेचर, इसके बेसिस पे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है, उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में बांटा गया है। ठीक है, वो दूसरा चीज़ है, वो आप जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें होता है कि ग्रुप्स में इस बेसिस पे बांटा गया है, पीरियड्स में इस बेसिस पे बांटा गया है। जो सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर वैलेंसी सेम होता है तो ऐसा ऐसा बहुत सारे ढेर सारा चीज़ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डायरेक्शन होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन, ये ढेर सारी चीज़ें होते हैं। तो वहाँ हमको नहीं जाना है, हमको ये आपको आयनिक बॉन्ड का अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड बनाता कौन है, जो आपके या तो 2 नॉन मेटल्स हो गए वो बनाता है, या फिर एक मेटल्स और नॉन मेटल बनाता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले रहे थे NaCl का, तो NaCl में क्या होता है ना, आयनिक बॉन्ड बनता है। और कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। अब कैसे होता है ट्रांसफर,
अब दो अगर एलिमेंट्स है, दो अगर एटम्स है, तो उस दोनों में से क्या करेगा, एक गेन करेगा और एक लूज करेगा। ठीक है, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार तक नहीं होता है, चार तक नहीं होता है। ठीक है, ये कार्बन के बात करेंगे। ठीक है, कार्बन में बात करेंगे कि इसमें पॉसिबिलिटी होता है, फिर ये ऐसा क्यों करता है। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो दो, या तो तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, यहाँ बात करेंगे कार्बन में। और कार्बन में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड क्यों नहीं बनता है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ही इसका प्रॉपर्टी में क्या वास्ट चेंज आ जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे NaCl में बात की ना, तो NaCl का आप बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। ठीक है, तो उसका आखिरी ऑर्बिट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। और जो अगर क्लोरीन की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2, 8 और 7 होता है। उसका जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें क्या है, आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, आपको कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब सोडियम के लिए इजी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। ठीक है, उसी तरह आपको क्लोरीन के लिए इजी है एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो क्या करेगा, सोडियम मेरा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, और वो खुद क्या बन जाता है, एक Na+ आयन। ठीक है, जो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या बन जाता है, वो Cl- आयन। तो यहाँ बेसिकली होता क्या, यहाँ होता क्या है, और कोई है क्या, पूजा, ओ, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जब बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्डिंग के साथ आयंस का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही ट्रांसफर होता है ना, तो एक कटायन हो जाता है, एक एनायन हो जाता है। वो सब चीजें आप पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे पीछे में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है आप पढ़ लीजिएगा जब आप आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़िएगा, आयंस के बारे में पढ़िएगा, कटायंस एनायंस के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड हो जाता है ना, वो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोला है, तो जैसे मेटेलिक बॉन्ड में बोले कि उसमें क्या होता है, उसमें कर्नेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना अब किसके लिए जरूरी हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना किसके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, और कैसे बनता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहले हम बता देते हैं ब्रीफ में कैसे बनता है। उसके बाद आपको हम इसका एक एनिमेशन वीडियो भी दिखा देंगे, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा देंगे कैसे बनाता है अलग अलग एलिमेंट्स को। जो जो एलिमेंट्स बनाते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन होता है वो बनाता है, नाइट्रोजन होता है वो बनाता है, ऑक्सीजन होता है वो बनाता है। ठीक है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड में भी टाइप होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उस सब सारे सबके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सारे का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब देखिए जैसे कि हम बोले कि आपको एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप कितने कर सकते हैं, 3। ठीक है, अगर कोई मेटल है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना वो मेटल करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो नॉन मेटल करता है। अब जितने भी आप आयनिक बॉन्ड देखिएगा ना, सारे में जो कैटायंस होते हैं, जो ठीक है जो कैटायन होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है ना, वो क्या कर वो बेसिकली आपको मेटल्स ही दिखेगा। जो एनायन होता है, जो नेगेटिव आयन होता है ना, वो आपको नॉन मेटल्स ही दिखेगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो आपका नॉन मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इससे दूसरा चीजें सब आप पढ़िएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। हमको यह समझाना है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, अब देखिए अगर अगर किसी एलिमेंट के आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो अब देखिए हम आपको बोले कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्या होता है, अपने न्यूक्लियस में मतलब अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस उसको खींच के रखता है, तभी तो वो रोटेट कर पाता है ना। आप पढ़े होंगे उसमें, जो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे तो रोटेट कैसे कर पाता है, उसको सर्टेन एनर्जी मिलता है, वो बाउंडेड किससे होता है, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उसको खींच के रखता है। ठीक है, जिस तरह आप हाथ में एक रस्सी में अगर आप
वो मतलब कोई अगर स्टोन को बांध दे, आप उसको कस के रोटेट कराइएगा तो वहाँ स्टोन तो रोटेट करता है, स्टोन रोटेट करता है, पर उसको रोटेट कौन करवाता है? आपका जो हाथ से जो फोर्स लग रहा है वो रोटेट करवाता है। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट तो करते हैं, बस उसको रोटेट कौन करवाता है? जो न्यूक्लियस जो आपको बॉन्डिंग फोर्स लगाता है ना, वो उसको रोटेट करवाता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट का एटम है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन किस केस में लूज कर सकता है? तो जैसे कि हम बोले कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा तो उसको उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा कि वो उस बॉन्डिंग एनर्जी जो है, जो अपना न्यूक्लियस है ना, जिस एनर्जी से उसको खींच कर रखा है, उस एनर्जी का जो वो मतलब उसको तोड़ के वो आगे बढ़ सके। ठीक है, उतना, उससे ज्यादा एनर्जी तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर मिनिमम उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसको उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से अपने और खींच के रखा है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे एटम के ऑर्बिट पर जाना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा कि उस न्यूक्लियस के उस फोर्स को, उस एनर्जी का जो बीच में जो उसको तोड़ के वो क्या कर सकते, वो उस ऑर्बिट को छोड़ सके। बट अगर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का बात हुआ तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन का बात हुआ तभी पॉसिबल, 3 इलेक्ट्रॉन तक ये पॉसिबल है कि आप उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। बट 4 इलेक्ट्रॉन का लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन का लूज करना, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना कि एक साथ साइमल्टेनियसली 4 इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर दे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए 4+ आयन या 4- आयन का बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आपको जो मैक्सिमम जो आयंस दिखेंगे ना, वो या तो मतलब +-1 पे दिखेंगे, या तो 2 या तो 3 पे दिखेंगे। 4+ आयन या 4- आयन के फॉर्म में आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, उसी तरह जिस तरह यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो आपको जो एटम होगा ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है तो नेगेटिव आयंस की कमी होने की वजह से वो क्या होगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जो एटम होगा। बट आपका जो जो इलेक्ट्रॉन जो एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसमें नेगेटिव बढ़ जाएगा ना, डोमिनेट कर जाएगा। तो उतना नेगेटिव चार्जेस को मतलब उतना नेगेटिव आयन बनना भी पॉसिबल नहीं है, 4- आयन भी नहीं बन सकता है वो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी डिजर्व नहीं करता है? क्या वो जो एटम है जिसके ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्टेबिलिटी डिजर्व नहीं करता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर सकता है? ठीक है, हमको बताइए, अगर किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का, ठीक है, कोई एटम है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो क्या उस क्या उस एलिमेंट को स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी पाने का हकदार नहीं है वो? क्या वो स्टेबिलिटी नहीं पा सकता है, डिजर्व नहीं करता है? ठीक है, क्यों डिजर्व, क्या इसीलिए डिजर्व नहीं करता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता या गेन नहीं कर सकता? ठीक है, उसको भी तो स्टेबिलिटी मिलना चाहिए ना, जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, सबके लिए तो बराबर होना चाहिए ना, उसके साथ नाइंसाफी क्यों हो? बाकी सारे एलिमेंट स्टेबल हो जाए, वो बिना अनस्टेबल होके क्यों घूमे, मायूस तो होकर क्यों घूमे? ठीक है, बाकी एलिमेंट्स मेटेलिक बॉन्ड बना दे रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना दे रहे हैं, ये बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये स्टेबल नहीं हो सकता है? इसको हक नहीं है? हो सकता है। अब ये कैसे होता है स्टेबल? ये होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, जब हम वो बनाएंगे ना आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो और क्लियर हो जाएगा हम क्या बोल रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ कोई लूज नहीं होता है, क्या होता है, कोई लूज नहीं होता है। ऐसा समझ लीजिए ना, 2 मायूस सा बच्चा है, ठीक है, 2 मायूस सा बच्चा, ये भी मुंह लटकाए हुए है कि इसका कोई दोस्त नहीं है, ये भी मुंह लटकाए हुआ है, इसका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, दोनों क्या हुआ, एक दूसरे को देखता है, बोलता है अरे तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करके बता देते हैं आपको, समझिए ना चीजों को। समझिए, ये एक लड़का है, ये है,
मायूस पड़ा, इसका कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर एक लड़का है, मायूस सा हुआ पड़ा है, इसका भी कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, तो इस ये भी दुनिया में अकेला है, ये भी दुनिया में अकेला है, दोनों में से किसी का दोस्त नहीं है। तब क्या बोलेगा? इसको बोलेगा कि तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है, ये इसको बोलेगा तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही आपस में दोस्ती कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों ही आपस में दोस्ती कर लेते हैं। उससे होगा क्या, ना तुम अकेले रहोगे ना हम अकेले रहेंगे। ठीक है ना, उससे क्या होगा, ना तुम अकेले रहोगे ना हम अकेले रहेंगे। तुम्हारा भी एक फ्रेंड हो जाएगा, मेरा भी एक फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किए ना, शेयर किए। इस केस में क्या हो रहा है, इमोशन शेयर हो रहा है। ठीक है, बट कंपाउंड के केस में, मतलब एलिमेंट के केस में, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। बताएंगे हम कैसे होता है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे, फिर लास्ट में हम कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब ये शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही करे जिसके मतलब आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, जरूरी नहीं है। हम बोल रहे हैं उसके लिए मजबूरी हो जाता है, जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसके लिए मजबूरी हो जाता है कि वो कोवेलेंट के अलावा दूसरा कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, वो कोवेलेंट के अलावा दूसरा कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता है। बट जरूरी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ वही एटम्स करें जिसके इलेक्ट्रॉन्स के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसके एटम, मतलब जिसके एटम्स के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीन नहीं दिख रहा था, स्क्रीन नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है। तो अभी तो हम कुछ, अभी तो नहीं दिखेगा ना। तो ठीक है, बोलिएगा। दिख रहा है मेरा? नहीं, सिर्फ शो हो रहा है टीचर इज शेयरिंग स्क्रीन, बट नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं। चलो रुकिए। दिख रहा है अब? अब नहीं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अभी भी नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, वेट कीजिए, रुकिए। पूजा को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, सुमन वो के दिख अलावा रहा है। बाकी सबको दिख रहा था। पूजा मतलब बाकी सबको भी दिख रहा था। अंजलि को दिख रहा था, रिया को दिख रहा था स्क्रीन मेरा। भैया। सुमन थोड़ा सही प्लेस पे जाइए। दिख रहा था। अब दिख रहा है सुमन? सुमन, हमको नहीं दिख रहा है कुछ भी। कुछ भी नहीं दिख रहा है? प्लेस चेंज किए अपना? हाँ। फिर भी नहीं दिख रहा है? नहीं। एक बार क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन होइए तो। भैया क्लास हमको लीव भी नहीं करके दिख फिर से रहा है। ज्वाइन। अच्छा ठीक है, वेट, हमें लीव होते हैं। अभी वही प्रॉब्लम है।
अब सबको दिख रहा है? हाँ भैया दिख सबको रहा है। विजिबल है स्क्रीन? अच्छा ठीक। अब देखिए यहाँ पे एनिमेशन वीडियोस के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम बात किए ना, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं? तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा कुछ भी? नहीं बाकियों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पूजा को दिख रहा है, अंजलि को, रिया को? भैया पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं, बस आपका साउंड आ रहा। अच्छा ठीक है, फिर हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं और हमको व्हाइट बोर्ड बोलिएगा दिख रहा है या नहीं। अच्छा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या वो ये भी नहीं दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए फिर ये दिख रहा है तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में हम आप लोग को हम बताएंगे ये क्या होता है, ये कैसे बनता है। फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बनता है। अभी शेयर करने का मतलब क्या होता है वो देखिए। तो चलिए हम पहले हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? हाइड्रोजन एटम के बारे में। सबसे सिंपल वही होता है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का वन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वन। 1 होगा। तो अगर देखिए तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के? 1 होते हैं। जीरो। वन है। 0? चलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम बनाते हैं, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हुआ, बड़ा बनाते हैं इसको। एक सेकंड। ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम हुआ, ये इसको हम बोलते हैं ये हुआ एटम 1 आपका, ये क्या हो गया इसका एटम 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं आपको? एक एक इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये लूज करेगा तो क्या होगा, लूज करने से एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं कर सकता है। हाँ एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले तो ये गेन कर सकता है, बट ये फिर आयन बन जाएगा। गेन करने से क्या होगा, अभी देखिए एक इसमें अगर एटॉमिक नंबर इसका अगर 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, ये आपका न्यूट्रल कंडीशन में है। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये क्या होगा, H माइनस आयन बन जाएगा। ठीक है, और आयन भी क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। आयंस क्या होते हैं, वो भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा जो हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है ना, वो क्या एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। ठीक है, जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है वो कैसे करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये H2 होता है ना, ये क्या करता है, ये दो जो दो हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं ना, ये दोनों में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। कैसा बॉन्डिंग होता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। क्या होता है अब कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो देखिए इसके भी क्या है, आउटर में एक इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी क्या है, आउटर में एक इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम 1 और एटम 2 की बात करें तो उसके भी आउटर ऑर्बिट में कितना, एक इलेक्ट्रॉन्स। एक रेल में क्या होता है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स का हमको जरूरत पड़ता है। तो दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। बट वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता और लूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। क्या करेगा, अब देखिए क्या, देखिए ये क्या किया, इस केस में क्या था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स था ना, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम 1 के पास था, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम 2 के पास था। तो ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, चलिए हम इसको बात करते हैं, यहाँ पे हम नाम देते हैं, ये जो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम एक नाम दे देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, इसको हम एक नाम दे देते हैं कि ये जो है ना, इसको हम बोल देते हैं ये है क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन 1 है। ये जो है ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। तो अगर हम एटम 1 की बात करें तो ये वाला एटम 1 है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, और ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या किया, जो एटम 1 है मेरा, जो एटम 1 है, ये वाला जो एटम है, ये एटम 1, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था, अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसको दिया शेयर। देखिए शेयर करने का मतलब क्या होता है, अगर आप जाते हैं जैसे कि खाना पीना खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पूरा का पूरा चीज उसको दे देते हैं। ठीक है ना, शेयर करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सब कुछ उसको दे देते हैं। जैसे आप गए कहीं चाट पकौड़ा खाने के लिए गए, जैसे समोसा खाने के लिए गए, कुछ भी खाने के लिए गए। ठीक है, दो समोसा आप लिए हैं, आप अपने लिए लिए थे, आप देखिए फ्रेंड का नहीं हुआ तो आप क्या किया, अपना ही प्लेट से उनको शेयर करवा रहे हैं। तो शेयर करने में क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दोनों का दोनों समोसा उनको दे दिए। क्या कि उसमें से एक आप खा रहे हैं और एक वो खा रहे हैं, आप ही का प्लेट है। ठीक है, वो आप ही का प्लेट है, बट दोनों का उससे काम चल रहा है। ठीक है, आपका भी फुलफिलमेंट हो जा रहा है और मेरा भी फुलफिलमेंट हो जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कब दिया नहीं है ना, तो ये एटम 2 को दिया है, ना ही एटम 2 एटम 1 को दिया है। ठीक है, ये एटम 1 एटम 2 को ना ही दिया है और ना ही एटम 2 ने एटम 1 को दिया है। कोई भी लूज और गेन का यहाँ पे चीज नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ है, शेयर हुआ है। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया इसके आउटर ऑर्बिट से। ठीक है, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके आउटर ऑर्बिट से। जो एटम 2 है ना, जो एटम 2 है मेरा, ये जो एटम 2 है, इसने अपना जो ये था इलेक्ट्रॉन नंबर 1 था, इसको शेयर किया। ठीक है, इसके आउटर ऑर्बिट से, ये क्या एटम 2 का आउटर ऑर्बिट। ठीक है,
तो अपना जो इलेक्ट्रॉन था इस एटम 2 के आउटर ऑर्बिट के साथ शेयर किया, और जो एटम 2 था मेरा, ये जो एटम 2 है मेरा, इसने भी क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना इस एटम 1 के आउटर ऑर्बिट के साथ शेयर किया। तो शेयर करने से क्या हुआ, शेयर करने से क्या हुआ, जो इससे पहले ये लोग दोनों ने एक एक एटम लेके घूम रहा था, इससे पहले क्या था, इसके पास भी एक एटम था, इसके पास भी एक एटम था। अब शेयर करने से क्या हुआ, इसके पास भी दो एटम्स आ गए। शेयर करने से क्या हुआ, इस दोनों के पास क्या हो गया, दो दो एटम्स। अगर आप देखिएगा तो इसके पास भी क्या आ गए, अगर आप देखिए तो ये पूरा अगर आप देखते हैं इसको, तो इसके पास भी क्या है, ये हाइड्रोजन आपको दिखेगा दो एटम्स के साथ। उसी तरह अगर आप इसका बात करें, इसका बात करें, तो ये भी कैसे दिखेगा आपको, दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, वो भी कैसे दिखेगा आपको, दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इससे पहले जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, अब शेयर करने से क्या हुआ, इस एटम 1 के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया और एटम 2 के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गया। ये एटम 1 है और ये आपका एटम 2 है, दोनों के पास क्या हुआ, दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये क्या हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन्स एटम 1 के भी पास और एटम 2 के भी पास। अब दो इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या हुए, अब दो इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या हुए, इससे पहले जो इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था किया था, के में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, चाहिए कितना था हमको, 2। तो अब शेयर करने से क्या हुआ, इसके जो आउटर ऑर्बिट है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो हाइड्रोजन है मेरा जो एटम 2 है उसमें भी क्या हो गया, जो आउटर ऑर्बिट है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या हुआ, जो उसका स्टेबिलिटी कंडीशन था, स्टेबिलिटी कंडीशन क्या था कि उसकी आउटर ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, अगर के शेल है तो दो इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। तब एटम 2 भी इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है और एटम 1 भी इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है, करता है ना। अब एटम 1 के पास भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, और एटम 2 के पास भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने की वजह से क्या हुआ, दोनों स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस ये क्या हुआ, इस दोनों के बीच में बेसिकली हुआ क्या, एक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ ना, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं ना, जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं, इसके बीच में क्या है मेरा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अगर ये एक हाइड्रोजन का एटम है, चलिए फिर से एक ड्रॉ कर देते हैं हम। तो इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना ना, ये क्या बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है बना मेरा, कोवेलेंट बॉन्ड बना। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है समझ में आया। अभी दो एग्जांपल और देंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में टाइप्स होता है। ठीक है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, अभी बताएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उस तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स होता है। तो पहले हमको बताइए कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ में आया। इससे पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं इससे पहले? हाँ, क्लास 9 में एक बार। क्लास 9 में पढ़े थे, तो वहां तो जानते होंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। हाँ। अच्छा ठीक है, अच्छा बात है, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर हम बताएं तो यहाँ पे कोई दिक्कत शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने में? नहीं। किन्हीं को, रिया को, अंजलि को, किन्हीं को कोई दिक्कत? पूजा, रिया, अंजलि, तीनों में से किसी को कोई दिक्कत कोवेलेंट बॉन्डिंग समझने में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने में? यस भैया, समझ आ गया। आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ। जो हाइड्रोजन का एटम 1 था वो भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम 2 के साथ शेयर किया। ठीक है, उसी तरह जो एटम 2 था वो भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम 1 के साथ शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ। इसी वजह से यहाँ जो बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या,
मोनोकोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मोनोकोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए या फिर मोनोकोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है आपका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए यहाँ पर एक लिख देते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो सिंगल कोवेलेंट का बॉन्ड का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing one electron, by sharing one electron। एग्जाम्पल के तौर पर जो एच एच बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, जो एच एच बॉन्ड होता है, ये जो एच एच बॉन्ड होता है ना, ये एच एच बॉन्ड, ये क्या होता है आपका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं उसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। तो आप देखिए जिस तरह यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ ना, हो सकता है वहां दो इलेक्ट्रॉन्स का भी शेयर हो, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स का भी शेयर हो, चार इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं होता है, चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयर नहीं होता है, साइमल्टेनियसली चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयर नहीं होता है। यहाँ जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स के बाद, दो एटम्स की बात करें ना, तो दो एटम्स आपस में थ्री इलेक्ट्रॉन्स तक ही शेयर कर सकते हैं। चार इलेक्ट्रॉन्स के केस में कुछ डिफरेंट होता है, बताएंगे क्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ, जैसे ये मेरा नंबर 1, चलिए इसको बोल देते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की है। अब अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो एग्जांपल आता है आपका ऑक्सीजन। क्या आता है आपका, ऑक्सीजन। तो चलिए पहले हमको बताइए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। हाँ 8 होता है। तो अगर 8 होता है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वैलेंसी छोड़िए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वैलेंसी डिफरेंट चीज होता है। चलिए सुमन बताइए वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन का, 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 वैलेंसी डिफरेंट चीज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसके आउटर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैलेंसी बोलते हैं उसको स्टेबिलिटी के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है ऑक्सीजन का, 6 होता है, ठीक है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे, अगर के शेल एल शेल के रूप में अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, 2 आ जाएगा के शेल में और 6 आ जाएगा किसके, कितने आपके एल शेल में। चलिए हम बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। नंबर 2 ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का हमको पता है कितना होता है एटॉमिक नंबर। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो कितना होता है, 2 और 6, ये चीज़ होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम करते हैं एक काम, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ठीक है।
और ये सब क्या हो गया, उसके ऑर्बिट्स हो गए। तो 2 और 6 है तो के शेल में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं हम यहाँ। और एल सेल में कितने, चलिए ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा दूर दूरी पे बनता है, ऐसे बनाते हैं। एल शेल में कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक, दो, दो, कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, हाँ। तो ये क्या है, इसका के शेल है, ये क्या है, इसका एल शेल है। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें, ये हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एटम 1। इस पहले वाले को बोल देते हैं हम एटम 1 और दूसरे वाले को बोल देते हैं क्या, एटम 2। ठीक है, इसको हम चलिए नाम दे देते हैं एक, ये जो है मेरा, ये क्या है, ये है मेरा एटम 1 ऑक्सीजन का। और जो ये है मेरा, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है हमारा, एटम 2 ऑक्सीजन का। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस दोनों एटम्स को गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसके आउटर शेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल है? क्या ये ऑक्सीजन का जो एटम है 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल है? यस और नो? नो। नहीं है। ये क्या स्टेबल नहीं है? तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा। आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 दिख रहा है ना, इसको ये क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 8 कैसे कर सकता है? अब ये 8 कैसे कर सकता है? एक तो होता है जैसे सुमन बोले 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लो, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखिए, एक बात होता है कि जो, जैसे कि चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो कार्बन का मतलब सॉरी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, उसका होता है कि वो मतलब अपना जो वो स्पेसीज होता है ना, अपना जो खुद का जो स्पेसी होता है ना, उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, उसके साथ क्या होता है ना, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आप जो होते होंगे ना, आप आसपास वही लोग के साथ रहते होंगे जो मतलब जिनका जो विचार होता है, ठीक है, जिनका जो थॉट्स होता है, जो एक्टिविटीज होता है, थोड़ा बहुत आपके साथ मैच करता हो, ठीक है, तो आपको उनके साथ थोड़ा अपनापन फील होता होगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है ना, ऑक्सीजन का अगर आप बात करें ना, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, चाहता है, ये चाहता है ऑक्सीजन कि हम खुद की एटम के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें। इसी वजह से अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता हो, तो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 गैस के फॉर्म में। जो आपको एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन दिखता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में करता है ना। तो ये O2 कैसे बनता है, यही O2 का हम फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये चाहता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो चीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ये भी।
ठीक है, बट गेन से ज्यादा प्रिफर किया जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। उसका पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं तो आप ये एक आयन का फॉर्म ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, एक आयन बन जाते हैं, और आयन बनने के बाद भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ता है ना ही गेन करना पड़ता है, बस शेयरिंग करना पड़ता है। तो शेयरिंग करने से क्या होता है, ना तो आप पॉजिटिव आयन बनते हैं ना तो नेगेटिव आयन बनते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स आपने दूसरे को शेयर किए, उसने आपके साथ शेयर किए, आप भी खुश वो भी खुश, दोनों खुश, बस स्टेबल भी हो गए दोनों। देखिए अब क्या हुआ, इस दोनों अगर बात की तो ये जो एटम वन है ये भी नाखुश है। ठीक है, ये नाखुश क्यों है, क्योंकि इसका जो आउटर ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह जो एटम टू है वो भी नाखुश है, वो भी आप गुमसुम सा बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम भी स्टेबल नहीं है। मेरा आउटर ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेगा, दोनों आपस में फ्रेंडशिप करेगा, बोले चलो हम क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा ये चीज बात पे डिपेंड करता है। इससे पहले जो हम हाइड्रोजन के केस में बात किए थे, हाइड्रोजन के केस में बात किए थे, तो इस दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत था ना। इससे पहले जो हम बात किए थे हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन का एटम आप देख रहे हैं, तो इसको कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत था, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत था। इस वजह से ये क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया। बट अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन के केस में आप खुद बोले कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। ये क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। ये एटम वन एटम टू को बोलेगा कि भाई मेरे हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर में दे दो, हम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तुमको शेयर में दे देते हैं क्योंकि तुमको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इससे होगा क्या कि मेरा भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स के क्राइटेरिया को, और हम भी स्टेबल हो जाएंगे और तुम भी स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर तय करते हैं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए शेयरिंग कैसे होता है, हम ड्रॉ करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए इस दोनों ने क्या किया, आपको 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिया। क्या किया, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लिया। क्या किया, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिया। जो एटम वन है, एटम वन है, इसने बोला ये जो क्या है मेरा एटम वन, ठीक है, ये क्या है मेरा एटम टू। तो इस एटम वन ने क्या बोला कि भाई हम अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है,
ये जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? इस एटम 1 का है। तो इसने क्या किया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम तुमको शेयर में देते हैं, और इस एटम 2 ने भी क्या किया कि हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तुमको शेयर में देते हैं। तो इस शेयर में देने से क्या हुआ, अब देखिए अब क्या हुआ शेयर में देने से। तो अब अगर आप देखते हैं, अब अगर आप एटम 1 को देखते हैं गौर से, ये आपका एटम 1 हो गया, और आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। आप क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, चलिए काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एटम 1 के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, जिसका क्या था, जरूरत था। तो ये क्या हो गया, स्टेबल। सेम उसी तरह अगर हम बात करें एटम 2 का, उसी तरह अगर हम बात करें एटम 2 का, चलिए अब ये हो गया मेरा एटम 2। अब यहाँ भी क्या करते हैं ना, हम इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या था मेरा। तो इसके भी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8। ये भी क्या हो गया मेरा, स्टेबल। ये भी क्या हो गया मेरा, स्टेबल, ठीक है। तो अब दोनों एटम्स जो थे पहले अनस्टेबल थे, दोनों एटम क्या थे, पहले अनस्टेबल थे। क्यों अनस्टेबल थे, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स था। दो दो इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपस में ये शेयर कर लेते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में ये शेयर कर लेते हैं, तो शेयर करने से क्या हुआ, एटम 1 भी स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके भी आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, और जो एटम 2 था वो भी स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके भी आउटर शेल में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कैसे आया, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल क्यों, क्योंकि इन दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया, ठीक है। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब वन वन इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या होता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, यहाँ वन इलेक्ट्रॉन्स का शेयर नहीं होता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है। चलिए बात कर लेते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing one pair of electrons। यहाँ वन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वाज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एग्जांपल का हम बात करें तो एग्जांपल में आपके आ जाते हैं जो ओ ओ बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ये भी बता देते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपका एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, इस दोनों के बीच में हम ऐसे, ठीक है, छोटा में लिखना चाहिए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये समझ आ गया, यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
किन्हीं को कोई दिक्कत डबल कोवेलेंट बॉन्ड समझने में? नो भैया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए यहाँ पे जो आप पढ़े होंगे ना कार्बन में, आप नाम सुनते होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बस यही चीज होता है, जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हम कहते हैं वो क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बट जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। जो अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस जो आप पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, उसमें सिर्फ बॉन्ड का ही फर्क होता है। उसी तरह अगर हम बात करें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मेरा आता है क्या, नाइट्रोजन। क्या आता है मेरा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. कितना होता है, 7। सेवन होता है। हाँ. ठीक, 2 और 5, हाँ सॉरी 7 ही होता है। हाँ, इसको कैसे लिखिएगा आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 और 5? तो अब अगर आप इसका आउटर शेल को देखते हैं, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 5। 5. वैलेंसी कितना है, वैलेंसी कितना है, 3. वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 3. 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। चलिए हम पहले क्या करते हैं, सेम उसी तरह जैसे यहाँ किए थे ना, दो ऑक्सीजन का एटम बनाते हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसको के शेल में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, ये 2। इसके एल शेल में कितने हो गए, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम उसी तरह अगर इसका बात करें, 1, 2, तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स हो गए। चलिए नाम दे देते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं कि एटम 1, इसको हम क्या बोलते हैं, एटम 2। ठीक है, अब दोनों को आउटर शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के आउटर शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दोनों को स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो अब क्या कर सकता है, अब देखिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाना पॉसिबल है,
तो ये गेन करता है। बट अगर हम बात करें नेचर में, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन बेसिकली अगर आप एग्जिस्ट भी करता है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, और भी फॉर्म होते हैं इसके, कंपाउंड्स होते हैं, बट बात करें ना तो दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में सबसे ज्यादा खुशी हंसी खुशी रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। कैसे रहते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को क्या चाहिए, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जैसे इससे पहले क्या था, ये जो दोनों ऑक्सीजन का एटम था, दोनों को क्या था, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत था। और इससे पहले जब हाइड्रोजन की बात की तो दोनों को क्या था, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत था। उसी तरह यहाँ पर जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स है, दोनों को क्या चाहिए, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सॉरी 3-3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, जो एटम 1 है इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो एटम 2 है उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ एटम्स बनाएगा। ठीक है, अब देखिए शेयरिंग कैसे करता है, कितने एटम्स का शेयर करेगा, यहाँ 3 एटम्स का शेयर, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा। ठीक है, कैसे होता है शेयरिंग, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये दोनों क्या किया, 3-3 एटम्स का सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयर किया। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करने से क्या हुआ, फिर देखिए अगर आप देखते हैं, अगर इसको सिर्फ देखते हैं, और इसके आउटर ऑर्बिट में अब अगर आप काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, जो एटम, ये क्या है, एटम 1, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 सॉरी 8। इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, जो एटम 1 क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। सिमिलरली अगर हम एटम 2 का बात करें, अगर आप एटम 2 पे देखते हैं, ये हो गया मेरा क्या, एटम 2। अब इसके अगर आउटर ऑर्बिट में बात करें तो आप काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो एटम 2 है मेरा, इसके भी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8।
8 हो जाने से क्या हो गया, ये भी क्या हो गया स्टेबल मेरा, ठीक है, ये भी क्या हो गया मेरा स्टेबल। तो ये दोनों जो एटम्स थे ये स्टेबल कैसे हुए, तो बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और ये कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसा कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of 3 electrons, by sharing of 3 electrons। 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या हो गए, जो एन एन बॉन्ड होता है, देखिए कैसे डिनोट करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, एक एन का एटम, ये एक एन का एटम, इस दोनों के बीच में अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो करना रहेगा 1 2 3, ठीक है। या फिर ऐसे कीजिए, ऐसे किया जाता है, ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोई दिक्कत अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड समझने में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इस तीनों को समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यस सर। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टी की। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट अब देखिए, अब गौर कीजिए, एक चीज को गौर कीजिए। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बोलते, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन को बोलते कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर ना करके 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करो, और तुम सिंगल बॉन्ड ना बना के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, क्या ये कर पाता, क्या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता, यस और नो? नहीं। नहीं कर पाता। ये इसके पास मजबूरी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ ऑक्सीजन को बोले कि तुम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर ना करके 3 इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करो, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, चलिए हम बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स का तुम शेयर करो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तुम 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर ना करके 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करो, या फिर तुम, तो क्या ये इस केस में कर पाता? नहीं। इस केस में कर पाता नहीं, ठीक है। ये क्या कर पाता, इस केस में ये नहीं कर पाता। मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम को अगर हम बोले कि तुम डबल बॉन्ड ना बना के या तो सिंगल बॉन्ड बनाओ या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? 2 ऑक्सीजन के एटम के बारे में बात करें, किसी और एलिमेंट के साथ हो सकता है ये बनाए, ठीक है, बट अगर 2 ऑक्सीजन के एटम के बारे में बात करें तो क्या ये सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, यस और नो? नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ नाइट्रोजन के केस में बात करें तो इसको हम बोले कि तुम सेम नाइट्रोजन एटम के साथ तुम सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, तो क्या ये इस समय भी पॉसिबल है? नो। नहीं पॉसिबल है, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। बट कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के केस में क्या होता है, आपको 2 कार्बन एटम्स के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी दिखेगा, डबल बॉन्ड भी दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखेगा। 2 कार्बन एटम के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड भी दिखेगा, डबल बॉन्ड भी दिखेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखेगा।
अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस जो आप पढ़ते हैं ना, अल्केन बोलते हैं जब दो कार्बन, जब पूरे कार्बन कंपाउंड जो भी है मेरे पास कहीं भी अगर अनसेचुरेसी ना हो, बात करेंगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के बारे में बाद में। तो कार्बन का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो आप सेम कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। ठीक है, सेम कार्बन एटम के साथ वो तीन तरह का कोवेलेंट बॉन्ड पड़े हैं ना, तीनों तरह का वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तीनों ही तरह का कर सकता है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, कार्बन एटम्स जो होते हैं ना क्या करते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। कैसे चेन का फॉर्मेशन करते हैं, चलिए बात करते हैं। ये एक कार्बन एटम है, ये दो कार्बन एटम है, ये तीन है, ये चार है, चलिए इधर करते हैं ये पांच है, ये करते हैं इसको ये छह है। ठीक है, ऐसे क्या है कार्बन एटम्स है। तो ये क्या करते हैं ना, ऐसे चलिए मान के चलिए इसके साथ सिंगल बनाए, इसी के साथ डबल बनाया, फिर ये सिंगल बनाया, फिर ये सिंगल बनाया, चलिए ये डबल बनाया। तो इस तरह ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल चेन्स बनाते चल जाते हैं। ये कार्बन एटम्स जो होते हैं ना, ये मल्टीपल चेन्स बनाते चल जाते हैं अपने ही। चलिए इसको भी डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, बाकी इससे रह जाएगा, इसका बैलेंस ही चार है। तो क्या करते हैं ना, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ ना लंबा लंबा चेन का फॉर्मेशन करने लग जाता है। ठीक है, तो चेन या तो स्ट्रेट चेन भी होता है और ये रिंग चेन भी बनाते हैं, ये क्लोज चेन भी बना सकते हैं, ओपन चेन भी बनाते हैं, दोनों तरह का बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होने से क्या होता है, ऐसे होने से क्या होता है, लॉन्ग चेन्स बनने से क्या होता है, लॉन्ग चेन्स बनने से ये हो जाता है ना कि ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं एक तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड तो ऐसे स्ट्रांग होता है और इसको प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, चेन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हमको इसी की वजह से ढेर सारे अलग अलग तरह का कार्बन कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा ये चेन बना देते हैं। जो आपका डायमंड्स वगैरह होता है, जो ग्रेफाइट होता है, डायमंड इतना क्यों होता है हार्ड, डायमंड हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसका अगर स्ट्रक्चर देखने जाइएगा ना तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखता है। सिर्फ कार्बन एटम्स ही होता है, कार्बन एटम्स आपस में इस तरह से लिंक्ड रहते हैं ना कि उसको बॉन्ड को तोड़ पाना ही बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि डायमंड जो है ना हार्डेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ है। ठीक है, अर्थ में जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है ना, हार्डेस्ट मटेरियल, वो क्या है, आपका डायमंड है। और डायमंड क्या है, हम जब आज की क्लास में तो नहीं बात करेंगे, एलोट्रॉपी के बारे में जब बात करेंगे ना, हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी और एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो उस केस में आप लोगों को हम बताएंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एलोट्रॉप्स जो होता है ना, एलोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, कार्बन एलिमेंट्स का एलोट्रॉप्स क्या होता है, तीन तरह के एलोट्रॉप्स बेसिकली आप लोगों को जानना है, तीनों का स्ट्रक्चर को जानना है, हम आप लोगों को स्ट्रक्चर को बताएंगे उसमें और कैटिनेशन प्रॉपर्टी को बताएंगे। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ब्रीफ में जान लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी होता है ना कार्बन एटम्स का, ठीक है, लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करना, स्ट्रेट चेन हो या रिंग चेन हो, लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करना जो ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स का क्यों ये ऐसा कर पाता है, क्योंकि कार्बन एटम्स में ये प्रॉपर्टी होता है कि वो सेम कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन तरह का बॉन्ड, तीनों ही तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करते हैं, लंबे लंबे चेन्स बनाने लग जाते हैं। ठीक है, इस चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी होता है ना, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में, क्या होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रेफाइट क्यों हम मतलब इतना स्मूथ होता है, डायमंड क्यों इतना हार्ड होता है, एक और नया आया है उसका एलोट्रॉप बकमिंस्टर फ्यूलरेंस, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एलोट्रॉपी के बारे में कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये भी बोलेंगे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट ऐसा कोई है जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, या फिर शो करता है तो इतना वास्ट क्यों नहीं शो कर पाता है। ठीक है, क्या रीजन है कि कार्बन ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी को इतने वास्ट तरीके से शो कर पाता है। ठीक है, जैसे कार्बन के अलावा, जैसे आप पढ़े नहीं, अगर आप पढ़ते तो आपको पता चलता कि कार्बन का जो ग्रुप एलिमेंट्स है ना, उस सारे में कहीं ना कहीं कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। बट जिस तरह से कार्बन करते हैं ना एक साथ, वो क्या करता है 10, 15, 20, वो लाखों में वो कार्बन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एन नंबर आपस में अरेंज हो सकते हैं, लंबा लंबा मतलब बहुत लंबा वो चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। बट बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें मैक्सिमम, जैसे सिलिकॉन की बात करें तो वो मैक्सिमम एक
8 सिलिकॉन एटम्स एलिमेंट्स एटम्स के साथ वो चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। बट कार्बन में 14, 15, 20, 25, 100 बहुत लंबा लंबा चेन्स बनता है, ठीक है। तो उस बारे में बात करेंगे, क्यों कार्बन में ही ये पॉसिबल है, बाकी एलिमेंट्स में क्यों नहीं है पॉसिबल, ठीक है। बट वो आज नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ओके। ओके सर। नेक्स्ट क्लास कल होगा आप लोगों का 2 बजे से, फिर आ जाइएगा। कल हम बात करेंगे कार्बन एटम्स, कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेसिकली आप लोग को पढ़ना हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स करने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। कार्बन और हाइड्रोजन इस दोनों जो होते हैं ना, इस दोनों आपस में ढेर सारे कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली आप लोग को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर आएंगे हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। आज के क्लास में अगर कोई डाउट हो तो बोलिए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत, कोवेलेंट बॉन्ड समझने में कोई दिक्कत। नो सर। ओके, फिर मिलते हैं कल आप लोग से। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।